नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ये तो आप जानते ही हैं कि अगले कुछ ही महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जो चुनावी हाल चाल हैं, अब तक का जो अलग अलग दलों का परफॉर्मेंस है, जो पार्टी लीडर के तौर पर राहुल गांधी के सामने चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो परिचित हैं इस तथ्य से, इस सत्य से कि देश की जनता उनको 3 बार ठुकरा चुकी है लोकसभा चुनाव में, 2014, 2019 और 2024। इसके अलावा 90 से अधिक अब तक विधानसभा के चुनाव अलग अलग राज्यों में हो चुके हैं। किसी राज्य में 2 बार और किसी राज्य में 3 बार उनकी सरपरस्ती में, उनकी लीडरशिप में हो चुके हैं। जब से कांग्रेस की कमान उनके हाथ में आई है, वो चाहे उपाध्यक्ष रहे हों, अध्यक्ष रहे हों या अब नेता प्रतिपक्ष हों लोकसभा में, उनकी देखरेख में ये चुनाव हुए हैं और ये 90 से ज्यादा राज्यों में चुनाव हार चुकी कांग्रेस पार्टी, 3 लोकसभा के चुनाव हार चुकी है। अभी अगर हाल की बात करें, लोकसभा के चुनाव के बाद की बात करें, तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में केवल 6 सीटें कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा में तीसरा चुनाव हारी है, तीसरी बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी हालत है, आप आंकड़े चाहेंगे मैं आंकड़े दे दूंगा। इसके बाद झारखंड में वो छोटे भाई की भूमिका में है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और ये जबरन उनकी सरकार में बस घुसे हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी ये 6ठा चुनाव हारे हैं और विधानसभा का इनकी सरपरस्ती में लगातार तीसरा चुनाव हारे हैं। तो वही, जब ये दीवार पर साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि बिहार में भी रिजल्ट कुछ इससे अलग नहीं आने वाला है, ऐसे में राहुल गांधी अगर 13 भाषा के 15 अखबारों में एक लेख लिखते हैं और उस लेख के जरिए मैच फिक्सिंग बताते हैं महाराष्ट्र में, और चुनाव आयोग पर अगर ये गंभीर आरोप लगाते हैं ये कह करके कि साहब चुनाव की चोरी में चुनाव आयोग भी शामिल है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है उसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, इस तरह का अगर ये बिहार चुनाव से ठीक पहले आरोप लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे का मकसद क्या है। एक कहावत है पुरानी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 90 चुनाव इनकी सरपरस्ती में, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। सारी कांग्रेस जानती है इस हार की वजह राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की बदजुबानी है, दृष्टिहीनता है, एरोगेंस है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, इसलिए पार्टी चुनाव हार रही है। लेकिन चूंकि वो सोनिया और राजीव गांधी के बेटे हैं, चूंकि वो इंदिरा गांधी के पोते हैं और जवाहरलाल नेहरू के खानदान से हैं,
तो ऐसे में सब कान दबा करके बैठे हैं और अतीत में जिन्होंने आवाजें उठाने की कोशिश की उनका क्या हश्र हुआ है ये हमने और आपने देखा है। इसलिए पार्टी का जो भट्टा बैठ रहा है, पार्टी का जो कबाड़ा हो रहा है, उसकी वजह यही है। अच्छा, ठीक बिहार चुनाव से पहले 13 भाषाओं में 15 अखबारों में राहुल गांधी ने ये लेख क्यों लिखे हैं, इस पर जरा सोचने समझने की जरूरत है। एक बार फिर अगस्त 2020 जैसी सिचुएशन है। उस समय कांग्रेस पार्टी के भीतर एक G23 बन गया था और उसने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी और इसमें इस बात को लेकर के विरोध व्यक्त किया गया था कि राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी क्यों चल रही है, जबकि अध्यक्ष के तौर पर वो पूरी तरह विफल रहे। उन्हीं के अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को सर्वाधिक 303 सीटें अकेले दम पर मिल गई और अगर एनडीए के सारे घटक दलों की भी मिला लें तो 353 सीटें मिल गई। वो राफेल वाला और तमाम चौकीदार चोर है जैसे तमाम जो जुमले थे राहुल गांधी के, वो ना केवल भारत की जनता ने उठा करके खूंटी पर टांग दिए बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक की इनको डांट पड़ गई थी। इसके बावजूद इनकी एरोगेंस कम होने का नाम नहीं ले रही। वो जो G23 बना था, वैसे उसमें से कई नेता अब कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। उसके बाद अगस्त 2020 के बाद अब फिर से राहुल गांधी को और 10 जनपद परिवार को कांग्रेस के भीतर से ही एक चुनौती मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन्होंने सरकार को जो 4 नाम भेजे थे पहलगाम की घटना के बाद और जो 6 और 7 मई की रात को 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए हमारी सेना ने, और फिर 9 और 10 तारीख की रात को जो अल्टीमेटली 10-11 एयरबेस तबाह किए, उनके रडार तबाह किए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए। उसके तुरंत बाद जो करीब 32-33 देशों में डेलीगेशन भेजे जाने थे पार्लियामेंट मेंबर के, तो कांग्रेस ने 4 सदस्यों के नाम भेजे थे, जिनमें से केवल आनंद शर्मा को ही सरकार ने डेलीगेशन का हिस्सा बनाया। बाकी जो 3 नाम भेजे थे, एक वो सैयद नासिर जो आपके कर्नाटक के थे राज्यसभा के मेंबर, जिनके चुने जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, उनको मना कर दिया सरकार ने। गौरव गोगोई का नाम, जो असम से आते हैं, तरुण गोगोई के बेटे हैं, उनका नाम सरकार ने कंसिडर करने से मना कर दिया। एक राजा वडिंग को भेज रहे थे पंजाब से, उनको भी मना कर दिया और अपनी तरफ से शशि थरूर एक डेलीगेशन के लीडर बना करके भेजे और फिर सलमान खुर्शीद का नाम, इसके अलावा मनीष तिवारी का नाम, एक अमर सिंह का नाम, 4-5 सदस्य कांग्रेस की तरफ से गए। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो सजेस्ट किए गए थे 4, उनमें से केवल आनंद शर्मा को भेजा गया और ये सब अब चूंकि वापस आ गए हैं, आ रहे हैं, इसलिए ये माना जा रहा है। और इस बीच जिस तरह की बयानबाजी पवन खेड़ा हो, जयराम रमेश हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, कुछ दूसरे नेता हो, उदित राज वगैरह को आगे करके और बयानबाजी करवाई गई, तो कहने का आशय ये है कि जो कुछ कांग्रेस पार्टी के भीतर इस समय चल रहा है, और ये लोग चूंकि अब वापस आ रहे हैं, और सलमान खुर्शीद के बयान आप देख लीजिए, शशि थरूर के देख लीजिए, मनीष तिवारी के देख लीजिए, उन्होंने उनके खिलाफ बयानबाजी करने वालों को एक तरीके से चुनौती दी है और यहां तक कहा है कि हमें देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। ये सवाल खड़े किए गए थे
कि ये पार्टी के प्रति वफादार हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादार हैं। यानी ये लोग भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को अलग नहीं कर पा रहे हैं, भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये मिक्स करके और भारतीय जनता पार्टी का ही सब कुछ शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पार्टी के भीतर से इनको चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है। नंबर 3, चुनाव दर चुनाव राहुल गांधी हारते जा रहे हैं और अब पार्टी के भीतर से ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि ये चुनाव हम राहुल गांधी की बदजुबानी की वजह से और नाकामी की वजह से ही हार रहे हैं। पार्टी के ऊपर बहुत गहरा संकट है, पार्टी गर्त में जा रही है। परिवार की जो निजी खुंदक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, एक्चुअल में वो कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, इनके सिर पर जेल जाने की अब तलवार लटक गई है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, उसकी सुनवाई शुरू हो चुकी है और फाइनली घर के भीतर भी झगड़े शुरू हो चुके हैं, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। ये जानकारी मिल रही है कि भाई बहन में आपस में बन नहीं रही है और आपने हमने सबने ये नोट किया है कि अब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसे कई मौके हैं। अभी पिछले दिनों जब अधिवेशन हुआ तो प्रियंका वहां भी नहीं पहुंची, तब पूछने पर जयराम रमेश ने ही कहा था कि वो छुट्टी पर हैं और वो शायद अमेरिका गई हैं, छुट्टी लेकर के गई हैं। इस तरह की टिप्पणी उनकी तरफ से हुए। कुल मिलाकर के जो इनकी बयानबाजी है, इन्होंने जो लेख लिखा है, उस पर अब चिराग पासवान का भी बयान आ गया है। जगत प्रकाश नड्डा की भी बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। पहले जरा ये देख लेते हैं कि इन्होंने इस लेख में कहा क्या है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, आर्टिकल के इनके कैप्शन में क्या लिखा हुआ है कि चुनाव कैसे चुराया जाता है। ये नहीं कि हम चुनाव क्यों हार रहे हैं इस पर आत्ममंथन करें। इन्होंने लिखा कि चुनाव कैसे चुराया जाता है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। मेरे लेख में यह बताया गया है कि ये सब कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। फिर इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। फिर कहते हैं कि मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। तीसरा कहते हैं मतदान प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना। फिर कहते हैं कि जहां जहां बीजेपी की जीत की जरूरत थी वहीं फर्जी मतदान करवाना। फिर सबूतों को छुपाना। और राहुल ने इसमें लेख में कहा है कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बेताब क्यों थी, लेकिन धांधली करना और मैच फिक्सिंग जैसा है, जो टीम धोखा देती है वो भले खेल जीत जाए मगर इससे संस्थानों को नुकसान पहुंचता है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। फिर ये लिखते हैं कि हर जागरूक भारतीय को इन सबूतों को देखना चाहिए, खुद सोच समझकर फैसला लेना चाहिए और जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की ये मैच फिक्सिंग अब बिहार में दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी, मैच फिक्स किए गए चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर की तरह होते हैं। ये राहुल गांधी का लेख। तो इस पर वैसे जेपी नड्डा का जवाब भी आया और जेपी नड्डा ने जो लिखा है वो
ये है। और उन्होंने इनकी कड़ी आलोचना की है और ये कहा है कि ये चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं और इस तरह जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारी, उन पर ये अटैक करके उनकी जो विश्वसनीयता है, उनकी जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, उसको खत्म करने की साजिशें रच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्होंने अटैक किया है, इसकी वजह क्या है। महाराष्ट्र का नाम लेकर के अटैक किया है, तो जरा महाराष्ट्र की बात पहले कर ली जाए। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को नवंबर 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीटें जीती थी। जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली, उसने 57 सीटें जीती थी। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी और 10 अदर्स ने जीती थी। और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जो इनका एमवीए गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी जिसका नाम दिया गया है, इनकी सबकी मिलकर के भी 50 सीटें नहीं है 288 के सदन में महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे की पार्टी को 20, कांग्रेस को, राहुल गांधी की पार्टी को 288 के सदन में केवल 16 सीटें और एनसीपी शरद पवार को कुल 10 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। और बिहार में 2020 में राजद लालू की पार्टी को 75 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को उससे एक कम 74 सीटें मिली थी। जदयू नीतीश के नेतृत्व वाली पार्टी 43 सीटें और कांग्रेस को 243 का सदन है बिहार में। कांग्रेस पार्टी को 243 में से 19 सीटें मिली थी। महाराष्ट्र में 288 के सदन में 16 सीटें, बिहार में 2020 में 243 के सदन में 19 सीटें। और बात ऊंची ऊंची मैच फिक्सिंग की, चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के समय धांधली की, गड़बड़ी की, मतदाता सूची में गड़बड़ी की, इस तरह की बातें करने का मतलब समझते हैं? मतलब सीधा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वहां 5-6 महीने पहले जाना शुरू करते हैं, 4.5 साल तक जाकर के झांकते नहीं हैं। इनकी पार्टी निष्क्रिय हुई पड़ी है। अलग अलग राज्यों में इनकी प्रदेश इकाई का भी गठन नहीं हो पाता है, जो कार्यकारिणी जिसको बोलते हैं, कमेटी जिसको बोलते हैं। जिलों में अध्यक्षों का भी चुनाव नहीं हो पाता है और ये चुनाव जीतने के सपने देखते हैं और जब चुनाव हार जाते हैं तो फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू करते हैं। हरियाणा में इससे पहले, महाराष्ट्र से पहले हरियाणा में चुनाव हारे थे। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 7 सीट नीचे रह गई थी, 6 सीट नीचे रह गई थी, 40 पर अटक गई थी, तब भी कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी 2019 में? केवल 31 और 10 सीटें जेजेपी को मिल गई थी, 1 सीट आईएनएलडी को मिल गई थी। और 2024 में जो हरियाणा में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें, निर्दलीय 3 और आईएनएलडी 2। हर जगह चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी हारती जा रही है।
और हरियाणा में तो इस बार जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ा, वो जलेबी याद होगी आपको, माथुराम की जलेबी। इसके अलावा विनेश फोगाट को, खाप पंचायतों को, जाटों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, यानी पूरी तरीके से जाट पॉलिटिक्स जिस तरीके से इन्होंने वहां खेलने की कोशिश की, उसका उल्टा नतीजा हुआ। जो गैर जाट थे वो सब इकट्ठा हो गए, ध्रुवीकृत हो गए कि ये तो फिर जाटों का राज आ जाएगा, फिर वही सब देखने को मिलेगा। और नतीजा, कांग्रेस पार्टी हार गई तीसरी बार भी। तो बिहार में दीवार पर लिखी हुई हार को देख करके इनकी आज ये हालत हो गई है कि ये चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगे। चुनाव आयोग ने तो कई बार चुनौती दी है कि अगर कोई गड़बड़ी सिद्ध कर दे तो हम मान लेंगे, आप आइए ईवीएम में उसको हैक करके दिखाइए, आप किसी भी तरीके से नहीं जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे जब पेगासस वाला मामला हुआ था तो जांच एजेंसियों ने इनसे इनका मोबाइल फोन मांगा था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मेरे मोबाइल फोन में भी पेगासस डाल रखा है, मेरी बातें भी सुनी जाती हैं और नौजवानों की बात सुनी जाती है, उनके मोबाइल फोन में भी पेगासस डाल रखा है सरकार ने। तो जांच एजेंसी ने कहा कि अपना मोबाइल फोन जमा कराइए, हम जरा देखना चाहते हैं कि कौन सा पेगासस सॉफ्टवेयर डाल रखा है सरकार ने और आपकी जासूसी हो रही है। नहीं दिया। यानी झूठ पर झूठ बोलते जाओ और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को आप चौपट करने की कोशिश करो। मैं आपको बताता हूं इनके नेतृत्व में पार्टी कितने चुनाव अब तक हार चुकी है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 2014 में हारी, 2019 में हारी, 2024 में हारी। अरुणाचल प्रदेश में 2019 में भी हारी, 2024 में भी हारी। असम में 2016 में भी हारी और 2021 में भी हारी। बिहार में 2010 में हारी, 2020 में भी हारी। छत्तीसगढ़ में 2013 में और 2023 में हारी। दिल्ली में 2013, 2015, 2020, 2025 लगातार 4 विधानसभा चुनाव हारी और 3 लोकसभा चुनाव हारी। एक भी सीट नहीं मिली 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी। फिर गोवा में 2012 में हारे, 17 में हारे, 22 में हारे। गुजरात में 2012, 2017, 2022 में। मैं ये केवल वो चुनाव बता रहा हूं जब राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी। जब ये नेता नहीं थे, ये अगुवाई नहीं कर रहे थे, तब भी हार रही थी। लेकिन इनके आने के बाद और पार्टी का नेतृत्व हाथ में लेने के बाद जिन राज्यों में हारी है, हरियाणा में 2014, 2019 और 2024 3 विधानसभा चुनाव निरंतरता में पार्टी हारी राहुल गांधी के नेतृत्व में। हिमाचल में 2017 में हारी थी, जम्मू कश्मीर में 2014 में भी हारी, 2024 में भी हारी। झारखंड में 2014 में हारी थी, कर्नाटक में 2018 में हारी थी, 2023 में जाकर के जीती है। फिर मध्य प्रदेश में 2013 में भी हारी थी, 2023 में भी हारी। बीच में इनकी सरकार बन गई थी जब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बन गई थी और मध्य प्रदेश की सरकार डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने मिलकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया को किनारे कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 एमएलए के साथ बगावत कर दी, वहां इनकी सरकार गिर गई और शिवराज चौहान के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जब बाद में विधानसभा चुनाव हुए तो ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की नहीं बनी। फिर आप देखिए महाराष्ट्र में 2014 में हारे, 2019 में हारे, 2024 में भी हारे। मणिपुर में 2017 में हारे, 2022 में भी हारे।
मेघालय में 2018 में हारे, 2023 में हारे, नागालैंड में 2013, 2018, 2023 तीनों चुनाव हारे। उड़ीसा में देखिए सिरे से 2014 में, 2019 में, 2024 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। पंजाब में 2012 में भी, 2022 में भी चुनाव हारी। राजस्थान में 2013 और 2023 दोनों में चुनाव हारी। सिक्किम में 2014, 2019 और 2024 तीनों बार कांग्रेस पार्टी हारी। और तमिलनाडु में ये छोटे भाई की भूमिका में है, डीएमके के साथ सरकार में भी रहती है, लेकिन अगर इतिहास देखें तो 50 साल से वहां कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं बनी है। और 2014 और 2018 में भी ये डीएमके के साथ लूज किए थे। त्रिपुरा में 2013, 2018, 2023 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी है। उत्तर प्रदेश का तो हाल ही बुरा है, 1.5-2% वोट प्रतिशत और 2 एमएलए पिछली बार जीते थे जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2012, 2017, 2022 तीनों चुनाव में या तो राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे पार्टी का या इनकी बहन कर रही थी। उत्तराखंड में भी 2017 और 2022 निरंतरता में 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। और पश्चिम बंगाल में जब 2011 में ममता बनर्जी जीती, 2011 में कांग्रेस पार्टी, 2016 में और 2021 में हारी। और इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में पता नहीं कब सरकार इनकी बनी होगी। और केरल में भी 2016 और 2021 दोनों चुनाव कांग्रेस पार्टी और इनका जो वहां एक गठबंधन बना हुआ है वो चुनाव हारा। तो राहुल गांधी अपने मुंह पर हाथ फेरें, संवैधानिक संस्थाओं, चुनाव आयोग पर किसी तरह का कोई काला टीका लगाने से पहले, आरोप लगाने से पहले वो ये देखें कि उनकी अपनी सरपरस्ती में कांग्रेस का क्या हाल हो रखा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।